लोकसभा चुनाव का महापर्व समाप्ति की ओर है, लेकिन अब मतदान के बाद, मतगणना के बाद हम कुछ चर्चाएं करेंगे। तो हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, पूर्व मंत्री अशोक यादव जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे सियासी तौर पे अगर देखा जाए क्या कुछ सोचते हैं राजनीति को लेके, आज के हालातों को लेकर। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके टीवी को भी हम लोग पसंद करते हैं और यहाँ आसपास के जिलों में भी आपको देखा जाता है। आपको शुभकामनाएं हैं कि आप और तरक्की करें। शुक्रिया। अगर हम बात करें मंत्री जी, आज के हालात क्या कहना चाहते हैं देश और प्रदेश को लेकर? देखिए, था क्या, मैं काफी पहले से चुनाव शुरू हुआ और चुनाव के नतीजों के दरमियान मैं कई जगह गया और कई लोगों से मेरी बात होती थी। मुझे ये एहसास हो गया था कि बीजेपी शायद इस बार सरकार में इख्तिदार ले नहीं पाएगी। उसकी वजह यह है कि बीजेपी अपने मुद्दों को खुद उठा ही नहीं पाई। बीजेपी अपनी पिच पर खेल ही नहीं पाई। वो तो इंडिया गठबंधन के सवालों के जवाब में फंस गई। अगर और फिर या उसकी जिम्मेदारी मोदी की थी। और जब आप एक आदमी की, और उसकी वजह से इतने नुकसानात उन्होंने किए, जब एक आदमी ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो दो दो तीन तीन टर्म के लोगों की टिकट तक को नहीं छू पाया, और उनके कहां अपने मुद्दों पे कहां बोल पाए, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए उनका जो असेसमेंट था वो सब जाया चले गए। वो समझ नहीं पाए कि, और ये मैं आपको बता दूं, ये चुनाव मोदी को हराने का चुनाव था। ये कोई आज तीर स्मारक हो जाए कि हमारी पार्टी ने जिता दिया, हमारी पार्टी को इतनी सीटें मिल गई, ये ख्याली पुलाव है। ये चुनाव मोदी के खिलाफ था। मोदी को सत्ता से बाहर करने का चुनाव था। सामने कौन आएगा इसकी परवाह जनता को नहीं थी, और जनता ने चुनाव लड़ा है। किसी पार्टी ने नहीं लड़ा है। पार्टी तो निमित्त मात्र थी, सामने खड़ी थी तो अलग बात है। अच्छा, क्या लगता है मंत्री जी, देश प्रदेश में अब तो सरकार बन गई है एनडीए गठबंधन की, क्या लगता है कितने लंबे समय तक, कितनी तेजी से ये सरकार रन अप करेगी? नहीं, अभी सरकार बनी नहीं है। सरकार बनने का मतलब है जिस दिन ओथ हो जाएगी। ओथ की तारीखें बढ़ रही हैं और उनकी जो पकड़ है, अब ये सरकार जबरदस्ती बनाई जा रही है। इतने लोग नहीं आए उनके। जब आप तो ये बात करते थे कि 400 पार, वो कहां गया 400 पार? अगर ईमानदारी से पूछें और बिल्कुल सियासी नजर साफ करके पूछें तो मोदी की अगर सीट गिनो या बीजेपी की, मोदी की क्या बात करना, अगर बीजेपी की बात करो तो खालिश जो बीजेपी की सीटें हैं वो तो 125 भी नहीं है। कैसे? आधे से ज्यादा लोग जो एमपी बने हैं वो तो कांग्रेस में होके आए हैं, वो तो कांग्रेस से यहां आए। इसका मतलब जो खालिश बीजेपी के लोग थे उनकी आप कैलकुलेशन करो, संख्या करो, तो वो तो 125 से ज्यादा निकलेगी नहीं। इसका मतलब बीजेपी को मोदी ने 125 पे जाके छोड़ दिया। एक बात। दूसरी बात ये कि वो जो कांग्रेस से इधर से उधर से लोग गए, वो अपनी ताकत पर जीत के आए हैं ना। उन्हें कहां वोट मिला, वरना इनके लोग इतने क्यों हार गए? तो वो लोग चूंकि जिताऊ लोग थे, वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए या किसी और पार्टी से। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं, ये जो संविधान और आरक्षण का मुद्दा था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इसको भी नहीं समझ पाए। उससे पहले मैं ये बात करता हूं, जिसको लोग पागलपन की हद तक कहते थे कि नहीं साहब अब उन्होंने मंदिर बना दिया है, अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो वो 400 पार ही छुएंगे जाके। क्या लगता है मंत्री जी, राम मंदिर के नारे के साथ भाजपा ने देश में प्रदेश में वोट मांगा, क्या मानते हैं भगवान जी भी खुश नहीं हुए और जनता भी समर्थन नहीं दे पाई? इसका वजह क्या रही? मुझे कहना नहीं चाहिए। हम लोग बहुत घूमे और हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं हम लोग आखिर में, तो बहुत से हम लोग अच्छे पढ़े लिखे लोगों में बैठते रहे
और मैं ये बात साफ पहले कर दूं, मैं शायद अकेला यादव हूं नॉर्दर्न इंडिया में जो कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा, कभी मायावती के साथ नहीं रहा। और लड़ा मैं संविधान हूं, लड़ा मैं भी आरक्षण हूं, उसकी मैं बात बताऊंगा। इसलिए ये मेरे जो मैंने मुद्दे उठाए जिंदगी में, उसके इर्द गिर्द हुआ है चुनाव। इसकी कीमत अब लोगों की समझ में आई। तो पहले राम के इशू को बात कर लें। राम का मुद्दा उठाया इन्होंने और फिर मुद्दा उठा के इंतहा कर दी, उसके पीछे हजारों करोड़ रुपया उसमें लगा दिया और लगाते ही रहे। और फिर ये खुद नहीं समझ पाए, ऐसा है विध्वंस का वोट होता है, निर्माण का वोट नहीं होता है। अब आप इसका मतलब समझिए, जब कोई झगड़ा होता है, मंदिर का जब झगड़ा हुआ था तब लोगों का अटेंशन था, तब वोट था, तो बनने लगा मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। फिर उसका काहे का वोट? भाजपा वाले तो हमेशा करते हैं, हमने राम मंदिर बनवाया, हम राम जी को लेकर आए। तो ये भी नहीं कहना चाहिए था, ये तो अहंकार की भाषा। ऐसा लगता है जैसे अब तक राम आए ही नहीं थे, ये लेके पहली बार आए। तो एक्सेस बोला, इतनी जरूरत नहीं थी। और इंतहा तब हो गई जब नरेंद्र मोदी को वहां रोड शो करा, तब लग गया कि आपने करोड़ों लोगों को एक एक राम राम मंदिर मंदिर इतना ज्यादा कर दिया, वो लोग इरिटेट हो गए उससे। मैंने कहा विध्वंस का वोट, अगर झगड़ा होता मंदिर में, अभी तक तय ना हुआ होता, तो उसके नाम से वोट मिलता। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर आपने बना दिया। आपने कहां कहां से पैसा लिया, कितना आपके लोग वहां प्लाट बेचने लगे बीजेपी के। तो वो कोई राम का काम थोड़ी कर रहे थे, वो तो अपना काम कर रहे थे। अयोध्या राम की नगरी भी नहीं बीजेपी जीत पाई, वहां मंदिर बनाया, वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा। इसके पीछे क्या वजह है? उसका हुआ है क्या कि वो अब जैसे पूजा भी खुद ही मोदी जी करने लगे, सारे पुजारी बाहर। ये काम तुम्हारा नहीं है भैया, क्यों कर रहे हो उसको? पूजा कर रहे हो आप ध्यान को, जैसे आपको पॉलिटिक्स नहीं कर रही। फिर आपने कहा कि मुझे तो अब भगवान ने भेज दिया। तो आप पता नहीं क्या अपने आप को कहना चाहते थे। आप सब चीजें थोड़ी कर लोगे। आप पॉलिटिक्स करते तो फिर आपने कैसे फैसला कर लिया कि आप रोड शो करने लगे? तो जब आप अति करते थे हो किसी चीज की, एक्स्ट्रा, धर्म का एक प्लेस है जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी है, आपकी जिंदगी में भी है। आप दूसरे मजहब से हैं, मैं दूसरे मजहब से हूं, लेकिन आपका भी आदर है। और ये मुल्क बहुत गजब का मुल्क है। इस मुल्क का इतिहास बताता हूं कि बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते थे, तब विश्वनाथ के घंटे उसके बाद बनते थे। ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ किसी आप जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई अतिशय कोई बात करेंगे जो लोग पसंद नहीं करते हैं उसको। मंत्री जी, एक खास सवाल, भाजपा सरकार में कई दिग्गज मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा, इसका बड़ा कारण क्या माना जाए? इसका भी कारण यही है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ चीज अपने हाथ में ले ली थी। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी उन्हें क्यों करना है, उनका बस नहीं चल रहा। अगर प्रधानी का चुनाव होता, वो एक आध आदमी का प्रचार करने चले गए होते। जब आप अपना किरदार इतना छोटा कर लोगे, इतना कम कर लोगे, और आपको कोई मशवरा दे नहीं सकता है, तो ये डेमोक्रेसी है। और फिर बाद में वहां तक आ गए। मैं कहता हूं राम मंदिर को चलो अब एक्सेस बोल दिया आपने, एक्सेस वहां सब कुछ कर दिया। फिर एक दिन आपने ये ख्वाब देख लिया, आप गांधी के लिए बोलने लगे। और गांधी के लिए जो बोला, शायद आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि गांधी को वो फिल्म आई, इससे पहले कौन जानता था। तो आपने इंतहा कर दी, आपने उस दिन इंतहा कर दी। आपको ताज्जुब होगा, यूएनओ है जो यूनाइटेड नेशंस, जो दुनिया के और बड़े मुल्कों का सब एक रिप्रेजेंटेशन करता है, उनके सामने 69 या 70 में गांधी का मुजस्समा लगा हुआ, गांधी की मूर्ति लगी। कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है, वो पहले गांधी को फूल चढ़ाता है, आप गांधी पे सवाल करने लगे। अच्छा मंत्री जी, देखा जा रहा था जब लोकसभा चुनाव का रोड शो मोदी जी के द्वारा, सीएम साहब के द्वारा किया जा रहा था, उस समय तमाम तरह के बयान किए जा रहे थे, ऐसे ऐसे भद्दे बयान किए जा रहे थे। क्या मानते हैं आप? स्तर वो बहुत गिरा। मैं समझता हूं पूरे जब से देश आजाद हुआ है, इतना स्तर नीचे किसी ने नहीं गिराया।
वो भी मोदी जी के खाते में चला गया। आप घृणा नहीं बोल सकते, आप मंगलसूत्र और मुजरा नहीं बोल सकते थे, आप एक भैंस ले लो दूसरी उसे दे दो ये नहीं बोल सकते थे। तो आपने अपना स्तर रखा कहाँ? आप प्राइम मिनिस्टर ने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने आप किससे मुकाबला करो। मैं गांधी की एक छोटी सी बात कर रहा था, फिर मेरे जहन से निकल जाए। गांधी जी को आइंस्टीन ने खत लिखा, गांधी जी को किंग मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला फॉलो करते थे। यार उसने एक धोती में पूरा मुल्क आजाद कराया, पूरी दुनिया उसे मानती थी। आप उसकी प्रसिद्धि से घबरा गए, आपने गांधी पे सवाल खड़ा कर दिया। तो सोचिए क्या हुआ। ये मात इसलिए खाए और ये अपने किए करे पे मात खाए। पहले इन्होंने कह दिया कि 400 पार, तो जो लोगों ने कहा कि यार सरकार तो 272 में बन जाती है, उसकी 75 ले लो, 300 ले लो, अब ये 400 पार का क्या होगा। तो वो जो अयोध्या से हारे हैं लल्लू सिंह, वो मेरे साथ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो कहने लगे, उनसे पूछा लोगों ने कि भाई 272 में सरकार बनी है, 400 का करोगे क्या? बोले हमें संविधान बदलना है। तो लोग चौकन्ने हो गए। तो जो सबसे बड़ा रिएक्शन आया, तो जो लोग संविधान बदलना है मतलब आरक्षण पर चोट करनी है, मतलब आरक्षण बदलना है, आरक्षण बदलना है मतलब नौकरियां जो दे रहे थे वो लेनी है। तो आपको पहली बार जो दलित तबका था, देखिए आरक्षण, उस आरक्षण को मैंने भी लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में और अपनी सरकार के खिलाफ लड़ा है। मैं राजनाथ सिंह, मैं तो खैर कल्याण सिंह के साथ भी मिनिस्टर था, मैं मायावती के साथ भी मिनिस्टर था, मैं राम प्रकाश गुप्ता जी थे उनके साथ भी मिनिस्टर था। मेरी बदनसीबी है कि मैं राजनाथ सिंह के साथ भी मिनिस्टर था। राजनाथ सिंह ये ख्वाब देखने लगे ऐसे ही नरेंद्र मोदी टाइप के कि हाँ भाई आरक्षण घटा देते पिछड़े वर्गों का, आरक्षण कम कर देते। तो वो जो आरक्षण कम करना, हटाना, संविधान बदलना, एक ही पैंतरे की चीजें हैं। वो ख्वाब राजनाथ सिंह ने देखा था। मैं मिनिस्टर था उस वक्त, मैंने उसके खिलाफ मैं गया सुप्रीम कोर्ट में। केस तो बहुत टिपिकल था, मेरे खिलाफ बहुत मुकदमे लगे, उनकी गिनती गिनना बेकार। लेकिन मैं गया, सब लोग मुझे डराते रहे कि भाई सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, आप सरकार के खिलाफ कैसे केस जीत जाओगे। पता नहीं कैसे बारूचा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्हें लगा मैं ठीक बात कर रहा हूं, मैं जीत गया, सरकार हार गई। तो आपका मंशा, आप आरक्षण के समर्थक कम ही नहीं रहे, आप आरक्षण को तभी काट रहे थे, तो वो तो इशारा तभी चला गया था। तो ये लगा लोगों को कि जो राजनाथ ने किया था, उत्तर प्रदेश के लोगों को तो लगा, बिहार के लोगों, यार ये वही तो नहीं कुछ करने जा रहे, और वो पहले के नतीजे देख चुके थे। नौकरियां कम होनी थी, मुसलमानों को भी आरक्षण है उसी 27%, लेकिन शेख सैयद पठान को छोड़ के बाकी छोटे तबके को है। तो आरक्षण का सवाल संविधान का, आपने देखा राहुल गांधी किताब रखते थे, ये संविधान है, इसको बदलना चाह रहे हैं। पहले संविधान बड़े बड़े लोगों में जिक्र होता था, वकील डिस्कस कर रहे हैं संविधान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, नीचे के आदमी को क्या पता था क्या है संविधान। अब बच्चे को पता चल गया इस बार चुनाव में कि संविधान क्या है। क्या मानते हैं विपक्ष जिन मुद्दों को, आरक्षण और संविधान बचाने के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा, उसको इस चीज का फायदा मिला? मैक्सिमम वही फायदा मिला। और ये मैं कहता हूं, देखो मैं अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स की बात करूं तो मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो नॉर्दर्न इंडिया में अकेला यादव हूं, तो कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा, कभी मायावती के साथ नहीं रहा। पॉलिटिक्स में तो अभी हम लोग बात करते हैं वो मानी जाती है। मैं 2 महीने पहले रिजल्ट के कहने लगा था कि मोदी की सरकार नहीं आएगी। तो पॉलिटिक्स में सिर्फ ये नहीं कि आप एमपी एमएलए होके ही पॉलिटिक्स करते हो, आप विचार की भी तो पॉलिटिक्स करते हो। ये नुकसान इसलिए हुआ कि अपने मुद्दा इनका था नहीं। आपने इतना कुछ करा था तो बताते, हमने इतना रोजगार दिया, अपना कुछ था नहीं। आप राहुल गांधी की पिच पे, अखिलेश की पिच पर चले गए खेलने, अपना कुछ नहीं था। अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी एक शानदार प्रदर्शन किया और देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, मैं उनका संघर्ष भी मानता हूं और उनका प्रयास, लेकिन
उसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कमाल है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का कमाल तब आप कर पाते हो जब आप परिपक्व हो जाते हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कमाल हुआ और फिर लोगों में एंगर था, नाराजगी थी। उन्होंने ये चुनाव जनता ने लड़ा है। मैं अभी बार बार एक बात कह रहा हूं, जनता ने तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी को हराना है। जनता इतनी बीजेपी के खिलाफ नहीं होती। नरेंद्र मोदी को हराना है, नरेंद्र मोदी के अहंकार को हराना है, जो गांधी तक पे सवाल उठा रहा है उसको हराना है। इसलिए आप वो बहुमत तक नहीं पा पाए आप 240 पे। अब तो ये मिला जुला पता नहीं कब तक बन पाएगा, कब तक सरकार। और मैं कह रहा हूं खड़गे साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया। उन्होंने कहा कि नहीं हम इंतजार करेंगे और ये लोग इतनी जल्दी सरकार नहीं बना पाएंगे, ये मेरा प्रजम्पशन है। क्यों? अब तो बॉल उनके पास रही नहीं ना। जो लोग आएंगे बड़े बड़े लोग जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं या नीतीश कुमार हैं, वो तो पहले से कह रहे हैं अग्निवीर योजना हटा दो। समीक्षा का मतलब यही होता है, अग्निवीर योजना हटा दो, होम मिनिस्ट्री हम लोगों को दो। होम मिनिस्ट्री का क्या मतलब है? अमित शाह को बाहर करो। तो ये जो लोग आ रहे हैं, अब मोदी की सरकार नहीं चलनी है, अब तो मिली जुली सरकार चलेगी। इतने पहिए लगेंगे, कौन पहिया कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं है। इसकी कोई लाइफ नहीं होगी। एक खास चीज देखने को मिल रही है, देश में बेसिकली गठबंधन से एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे तीसरी बार वो पीएम के रूप में आ रहे हैं सामने, चेहरे पे खुशी जाहिर नहीं हो रही। क्या मानते हैं, कुछ कद घटा या बढ़ा? वो तो भगवान हो गए, अब वो तो भगवान हो गए। हालत खराब है, इतनी खराब दिन जब से मोदी ने पॉलिटिक्स शुरू करी थी ना, पहली बार मुलाकात हो रही है इतने खराब दिनों से, पहली बार। गुजरात में कैसे करते थे उस पर तबसरा करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये ईमानदारी से चुनाव जीते नहीं है, मैं आज बता रहा हूं इस बात को। जैसे जीते थे, अगर आप में इतना करिश्मा था तो कहां पहुंचे, आप कहां पहुंचे? अभी जहां पहुंचे हो ना, अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो सरकार नहीं बनाता। और आपने कैसे तय कर लिया कि आप एनडीए के चेयरपर्सन हो गए? आप पूछो ना और लोगों, अभी 2-4 दिन आने दो ना आप। अभी शिवराज का बयान आएगा, अभी गडकरी का बयान आएगा। इतना आसान थोड़ी है मेरी जान कि घर में बैठ के सरकार बना लोगे। इट इज नॉट अ इजी थिंग। दिल्ली की सरकार के लिए कोई शायरी पढ़ी थी, वो शायरी बताइएगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि दुश्मने जाना कि निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। और एक बात कहता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। नरेंद्र मोदी बुलंदियों पर ठहर नहीं पाए, पहुंच तो गए, ठहर नहीं पाए। अब जो रास्ता है वो उतार का है। आप राजनीति में दूरियां क्यों बनाए हैं, जबकि आप तो सीनियर लीडर भी रहे, तो क्या रीजन क्या है? हम लोग मुद्दों पे टकरा जाते हैं। मैं तो अच्छा खासा मिनिस्टर था, मैं जेड सिक्योरिटी में था, रेड पासपोर्ट होल्डर था और मुझे सब स्पेशल फैसिलिटी, लेकिन जब इश्यू आता है तो आपको बोलना पड़ता है। और पॉलिटिकल आदमी ऐसा नहीं है सिर्फ एमपी एमएलए होके ही मदद नहीं करता है, वो बाहर से भी मदद कर सकता है, अपने विचार से भी मदद कर सकता है। और इसलिए हम लोगों को कोई राय मशवरा देते हैं। अभी अब गुंजाइश बन रही है पॉलिटिक्स करने के लिए। अभी तक तो ये लगता था कि यही लोग जो करेंगे वही होगा, अब सब लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी। अब उम्मीद इसके बाद जगेगी और पॉलिटिक्स अब शुरू होगी। 2-4 महीना लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इन हालातों में ये सरकार कोई जल्दी बन जाएगी। 27 में क्या लगता है? देखिए 27 दूर है, लेकिन बहुत अच्छे नताइज होंगे। और मुझे लगता है इस मोर्चे पर ये लोग अगर हार गए, क्योंकि पूरी बीजेपी मोदी के आगे खड़ी हो गई थी, अब जब मोदी लड़खड़ा गए तो इसका फर्क पार्टी पर भी पड़ेगा। फिर नई परिस्थितियां, नए हालात, सब नई चीजें पैदा होंगी, उसमें से नए लोग पैदा होंगे, नए विचार पैदा होंगे, सब कुछ नया पैदा होगा। ये मुझे लगता है। तो उसमें क्या है ना कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। इन्हीं हालातों में से नए हालात पैदा होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें, आखिरी सवाल मेरा, आप फिरोजाबाद
केवी निवासी हैं और यहाँ से निर्दलीय एक बार विधायक भी रहे हैं, और आपका जो लड़ाई जो है वो सीधे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी से हमेशा रही देखा जाता है, और उन्हीं के परिवार से अक्षय यादव जो कि फिरोजाबाद से जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लोगों का कहना है। क्या लगता है भाजपा का ऊपर से लेकर नीचे तक, भाजपा मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद भी रहे थे, क्या लगता है फिर भी भाजपा के हाथ से निकल गई ये सीट? एक्चुअली क्या था ना, दो बार सीएम साहब भी आए। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं आपको सच बताऊं, कैंडिडेट था नहीं लड़ने वाला। पार्लियामेंट के लिए तो बहुत सुलझा हुआ कैंडिडेट होना चाहिए जिसकी पॉलिटिकल इमेज हो। वो जो कैंडिडेट थे उनकी पॉलिटिकल इमेज नहीं थी। मेरी दुआ सलाम है उनके छोटे भाई से, उनसे तो नहीं है। ही वॉज नॉट पॉलिटिकल पर्सन। वो इतना बड़ा पार्लियामेंट के चुनाव के लायक नहीं थे। बस यही ज्यादा कहना ठीक रहेगा। अच्छी यादव की जीत के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत बहुत मुबारक है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री अशोक यादव जी मौजूद थे। क्या कुछ कहा देश की राजनीति पर, खुद आपने सुना। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।